कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पूरी फैमिली ठीक ठाक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल के जो क्लास थी उसमें ये पढ़ा था कि हमारा क्या हिस्ट्री का सिलेबस है ना। हमने हिस्ट्री का सिलेबस देख लिया था, ठीक। और उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होगी, ठीक। मैंने एक चीज और बताई थी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री है वो पार्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के साथ हम उसे कंप्लीट करेंगे। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी वो भी हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री जो चलेगी 1885 तक और एक हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि चलेगी 1885 से लेकर 1947 तक, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे नेशनल मूवमेंट। हमने एक चीज और बताई थी कि जो नेशनल मूवमेंट है उसके अंदर, नेशनल मूवमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे गांधी को, हम पढ़ेंगे आपके कांग्रेस को, हम पढ़ेंगे कांग्रेस की मीटिंग्स को, हम पढ़ेंगे आपके जो गवर्नर एंड वॉयसराय हैं उनके कामों को और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को, ठीक है। ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो इधर उधर की चीजें ना करके हम सीधा आज स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न इंडिया की पहली क्लास। और मॉडर्न इंडिया की जो पहली क्लास होगी उसमें हम पहला टॉपिक उठाएंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। कल की क्लास में पूरा सिलेबस समझा दिया गया था, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसको जानने के लिए उसका सिलेबस हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या उसको छोड़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया की जो पहली क्लास होगी वो होगी आपकी भारत में यूरोपियों का आगमन, है ना, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो इंडिया आए हैं, देश कौन कौन से हैं जो इंडिया आए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, व्हाट दे डू, है ना, उन्होंने क्या क्या किया है और कितने टाइम पीरियड के लिए वो यहाँ रहे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक अपना, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। उसका एक अगर हम बेस देखें कि किसी भी चीज को होने का एक बेस होता है ना, कोई भी काम अगर होगा तो उसका बेस होगा ना। तो उनके भारत आने का एक रीजन था, उनके इंडिया आने का एक रीजन था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यूरोपियंस की बात कर रहे हैं तो यूरोप है कहां पे, है ना। तो जो ये हिस्सा है आपका, ये हिस्सा है ना, ये आपका यूरोप कहलाएगा, ठीक। ये क्या कहलाएगा, ये आपका यूरोप कहलाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंडिया, ठीक। पहली चीज समझ में आ गई। अब यूरोपीय लोग भारत क्यों आ रहे हैं, तो जो वो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में चीजों की खोज हो रही है, उस वक्त क्या ऐसी चीजें थी जो भारत आने पर उन्हें मजबूर किया, उन्हें क्यों भारत के रास्ते को खोजने के लिए मजबूर किया। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है व्यापार। व्यापार के लिए एक नई जगह की खोज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रीजन मानी जाएगी तो वो उनमें से एक थी। पहला आपका ट्रेड, ठीक, व्यापार। दूसरा आपके तब लोग प्रमोट करने लगे थे चीजों को, तर्क करने लगे थे, क्वेश्चन करने लगे थे लोग, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने लगे थे, इस वजह से चीजें खोजी जाने लगी, चीजें पता चलने लगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑर्डर को, किस ऑर्डर में वो लोग आए हैं, किस ऑर्डर में वो चीजें हुई हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस, तो सबसे पहले हम क्रम पता कर लेते हैं, उसका ऑर्डर पता कर लेते हैं, किस ऑर्डर में वो लोग यहाँ आए। तो
आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स, उसके बाद आपके डेनिश, और सबसे एंड में आपके फ्रांस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या उठा, पहला क्वेश्चन आपका उठा कि कितने लोग, कितने देश इंडिया आए, है ना, कितने देश इंडिया आए। हाउ मच कंट्रीज आर अराइवल टू इंडिया, कितने देश भारत आए। तो सबसे पहले का आंसर हो गया 5। कौन कौन, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फ्रांस। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, अब एक चीज क्वेश्चन में आएगी कि इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है। तो पहले पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिशर्स, चौथा डेनिश और पांचवा फ्रांस। ये इनकी ऑर्डरिंग है, इस ऑर्डर में ये इंडिया आए। तो कोई भी हमसे पूछे कि सबसे पहले इंडिया कौन आया, सबसे पहले इंडिया कौन आया, है ना, एक मिनट, सॉरी, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फ्रांस। तो सबसे पहले इंडिया कौन आया, फर्स्ट कौन आया, तो उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, है ना। पूछ ले कि ब्रिटिशर्स किसके बाद आए, तो डच के बाद। पूछ लें कि डेनिश से पहले कौन कौन आए, तो ब्रिटिशर्स आए, डच आए और आपके पुर्तगीज आए। सबसे बाद में कौन आया, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, लास्ट है। ठीक है, तो आपको ऑर्डरिंग पता होनी चाहिए कि आप किस ऑर्डर में ये लोग इंडिया आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपके फोर्थ हैं और ये आपके फिफ्थ हैं। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले कि पहले कौन आया, तो आप बता देंगे, दूसरा कौन आया तो बता देंगे, तीसरा कौन आया तो बता देंगे, चौथा कौन आया वो बता देंगे, पांचवा कौन आया वो बता देंगे, 5 से पहले कौन कौन आया वो बता देंगे, तीसरे के बाद कौन कौन आए वो बता देंगे। तो आपकी पहुंच में सारे क्वेश्चन इस वाले पैटर्न से आ गए। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि इनका जो फाउंडेशन हुई है, इन कंपनीज की जो फाउंडेशन हुई है वो किस ईयर में हुई है ना, एक बात ये पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि ये इंडिया किस ईयर में आए हैं। इंडिया जब ये आए हैं, इंडिया में कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है कि कंपनी फॉर्मेशन कब हुई। ठीक है, दो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि दो क्वेश्चन यहां पे अराइज हुए। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इस कंपनी का फाउंडेशन ईयर क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इनका मेनली फाउंडेशन ईयर क्या है ना, इनका मेनली फाउंडेशन ईयर क्या है। दोनों का अंतर समझ में आ गया। पहली बात ये कह रहा है जो कंपनी किस ईयर में बनी, कंपनी किस ईयर में बनी, है ना, जो मेनली फाउंडेशन हुई वो किस ईयर में हुई। और फिर दूसरी बात क्या पूछ रहा है कि इंडिया में उसने अपनी कंपनी की जो इकाई है, जो विंग है, वो कब लगाई, है ना, इंडिया में कब लगाई। ठीक है, दो चीजें हैं। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई कंपनी बनेगी भारत में तो बाद में बनाएगी ना वो, तो पहली चीज हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि कंपनी की फॉर्मेशन कब हुई है। ठीक है, तो कंपनी की फॉर्मेशन ईयर, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, कंपनी की फॉर्मेशन ईयर कब। तो सबसे पहले जो कंपनी बनी है, फर्स्ट कंपनी, वो आपकी है पुर्तगाल। ठीक है,
उसका फाउंडेशन ईयर क्या है? उसका फाउंडेशन ईयर है 1498। ठीक है, फाउंडेशन ईयर हो गया। अब फाउंडेशन ईयर के बाद उस कंपनी का एक नाम होगा। उस कंपनी का क्या नाम है, कोई बताए? उस कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया। क्या नाम है? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। ठीक है, ये इस कंपनी का नाम है। अब दूसरी जो कंपनी, दूसरा जो देश है वो कौन है? उस देश का नाम है आपका डच। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉलैंड। इसी को हॉलैंड बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। ठीक है, एक ही देश के नाम। इसकी फॉर्मेशन ईयर क्या है? तो इसकी फॉर्मेशन ईयर है 1602, 1602। और इस कंपनी का जो नाम था वो था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये इस कंपनी का नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक, दूसरा देश कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो देश है वो कौन सा है? वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन की जो कंपनी है, जो फॉर्मेशन ईयर है उसका वो है 599, 1599। और इस कंपनी का जो नाम है बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको देख के बता देता हूं जिससे गलत ना हो मुझसे भी। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लिख देता हूं, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन into the East Indies। ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये इस कंपनी का नाम है। उसकी फाउंडेशन ईयर क्या है? 1599, 1599। ठीक है, अब जो चौथी कंपनी आती है उसका देश है आपका डेनिश। उसका देश कौन सा है? डेनिश। ठीक, डेनिश, जिसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेनमार्क। क्या बोलते हैं? डेनमार्क। ठीक, इस कंपनी का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1616, 1616। और इस कंपनी का नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये चौथा देश हो गया आपका। पांचवा जो देश है आपका वो है फ्रांस। और उसकी जो फाउंडेशन ईयर है, फ्रांस की फाउंडेशन ईयर है 1664, 1664। और इस कंपनी का नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का नाम था। और इसको एक नाम और बोला जाता है, द इंडेज ओरिएंटलेंस। द इंडेज ओरिएंटल लेंस। ठीक है, इस कंपनी का नाम था। तो हमने पांचों कंपनियों को देख लिया कि हमारी पहली कंपनी थी एस्तादो इंडिया जो कि पुर्तगाल की थी। हमारी दूसरी कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड
जो कि कहाँ की थी, हॉलैंड की थी, डचेस की थी। तीसरी कंपनी थी हमारी ब्रिटेन की कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ट्रेडर्स, मतलब मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये तीसरी कंपनी थी। चौथी कंपनी थी हमारी डेनिश की, जो कि आपके डेनमार्क के हैं, उनकी कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारी पांचवी कंपनी थी फ्रांस की, जिसका नाम था फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका फॉर्मेशन ईयर क्या था, पुर्तगालीज का था 1498, डच का था 1602, आपका ब्रिटेन का था 1599, आपका इसका डेनिश का क्या था 1616, आपका फ्रांस का क्या था 1664। एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो जाएगा, या तो फॉर्मेशन ईयर पूछेगा या उस कंपनी का नाम पूछेगा। ठीक है, आपके दो क्वेश्चन यहां से बने। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका इंडिया में वो कब आए, है ना। फॉर्मेशन ईयर आपको पता चल गई, फॉर्मेशन ईयर आपको पता चल गई, फॉर्मेशन ईयर पता चल गई ना। फॉर्मेशन ईयर पहली की क्या है, लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म, PDB DEF, ठीक है, यही है ना। इसका क्या है 1498, इसका क्या है देखिए यही होता है कंफ्यूजन, इसका है 1599 और इसका है 1602, ठीक है। और ये है डेनिश आपकी 1616 1616 और ये 1664 1664। अब इसमें एक क्वेश्चन उठेगा यहां से नया कि सबसे पहले कौन सी बनी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं और फिर उसमें इंडिकेट कर देता हूं कि सबसे पहले कौन सी बनी। तो सबसे पहले बनी आपकी ये फर्स्ट, सेकंड आपकी ब्रिटेन, ठीक है, थर्ड आपकी डच, फोर्थ आपकी डेनिश और फिफ्थ आपकी फ्रांस। ठीक है, ये इसकी ऑर्डर होगी, याद रखना है। लेकिन भारत किस ऑर्डर में आए हैं वो लोग, भारत आए हैं आपके सबसे पहले ये आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर ब्रिटेन आया है, फिर डेनिश आया है और फिर आपके फ्रांसीस आए हैं। ठीक है, ये इस ऑर्डर में आए हैं। तो इनका भी मैं कलर चेंज करके इनका ऑर्डर लिख देता हूं। ये फर्स्ट है आने में, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, क्लियर। अब इनकी जो कंपनीज की फैक्ट्रीज की लॉन्चिंग है वो देखेंगे। ठीक है, इनकी जो फैक्ट्रीज की लॉन्चिंग है उसको देख लेते हैं कि इन्होंने कब यहाँ इंडिया में कंपनी की मतलब फाउंडेशन रखी। ठीक है, उसका देख लेते हैं एक बार। तो पुर्तगालीज ने जो अपनी कंपनी यहाँ पे लगाई, सबसे पहले जो यहाँ पे फाउंडेशन की, उसका ईयर है 1498। फिर जो डच आए उसका फाउंडेशन ईयर जो है वो है 1602। ठीक है, जो तीसरा है ब्रिटिशर्स, उन्होंने लगाई 1600। जो डेनिश हैं उन्होंने 1616 और जो फ्रांसीसी हैं 1664। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर अब हम इसके बाद पढ़ते हैं आपका कि जो पुर्तगाल है उसके बारे में। ठीक है, तो पुर्तगाल के बारे में जानने से पहले एक बार हम एक मैप देख लेते हैं कि किस तरीके से वो इंडिया आए हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल पड़ता है ये आपका, ठीक। पुर्तगाल से एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाल से चला और कहां पे पहुंचा, ये कैप वार्डो आइसलैंड पे। वहां से आगे बढ़ता गया और ये एक जगह है कैप ऑफ गुड होप। तो कैप ऑफ गुड होप इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहीं पे आकर जो कैप मतलब वास्को डिगामा जब यहाँ पहुंच गया तो वो थक गया था काफी और उसको उम्मीद खत्म हो गई थी। लेकिन यहीं पे उसको एक व्यक्ति मिला, अब्दुल माजिद,
जो कि कौन था? अब्दुल माजिद इज अ गुजराती ट्रेडर, है ना, गुजराती था, एक नाविक था, गुजराती नाविक, और व्यापारी भी मान सकते हैं उसको, गुजराती भी था, जो कि उसे यहाँ मिला और उसने कहा कि मैं आपको भारत का रास्ता बता सकता हूँ। इस वजह से जो होप मिली नई, इस वजह से इस द्वीप का नाम, इस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। अब यहाँ से आगे बढ़े वो दोनों और कालीकट एक जगह है केरल में, वहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वास्को डी गामा जो कि कहां से चला था? पुर्तगाल से, उसको एक जगह केप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है, वहां पहुंचा। वहां पे उसे अब्दुल माजिद नाम का एक व्यक्ति मिला, अब्दुल माजिद, जिसने, जो कि कौन था? गुजराती था। उसने, एक सेकेंड, है ना, सबसे पहले मैं आपको फिर से वो बना देता हूं, वास्को डी गामा, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा वास्को, ठीक है, वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल, ठीक है, वास्को डी गामा, कैप ऑफ गुड होप, वहां से होके उसे अब्दुल माजिद मिला, अब्दुल माजिद के साथ वो कालीकट पहुंचा, कालीकट में उसे जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है, जमोरिन इज अ टाइटल, एक उपाधि होती थी जो कि हिंदू शासक की थी। ठीक है, एक हिंदू शासक की उपाधि होती थी, लेकिन इसी नाम से उनको जाना जाता था। तो जमोरिन को मिला, जमोरिन ने बहुत खुश होकर इससे कुछ चीजें दी जिसमें मसाले थे, और ठीक है, मसाले थे, जड़ी बूटियां थी, ठीक है, वो दी। ये जड़ी बूटियां ये फिर से पुर्तगाल ले गया और वहां पे इसने ट्रेड किया, उन चीजों का व्यापार किया, तो इसे 60% लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इसी से देख के, इस चीजों को देख के जो पुर्तगाल गवर्नमेंट है वो 1505 में किसे भेजेगी? वो भेजेगी अल्मेडा को, क्या बना के? पुर्तगाल का गवर्नर बना के। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये पूरा चार्ट, पुर्तगाल का एक व्यक्ति ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरा, एक मिनट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आज की क्लास में हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरी क्लास में आपका ब्रिटिशर्स होगा, आपका डेनिश होगा, डच होगा और फ्रांसीसी होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रिटिशर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, फिर फ्रांस रखेगा, फिर पुर्तगालीज रखेंगे, और उसके बाद ये दोनों। ठीक है, उसके बाद ये दोनों, एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद ये दोनों। अब बात आती है आपके पुर्तगालीज की, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, एक सेकेंड, हाँ, पुर्तगालीज। तो पुर्तगालीज गवर्नमेंट ने जब भेजा तो उसको अब कोई व्यापारी नहीं होगा, वो एक गवर्नर होगा, वो एक वायसराय होगा, जो कि फर्स्ट वायसराय कहलाएगा। कौन? फर्स्ट गवर्नर कहलाएगा, उसका नाम होगा एल्मेडा। ठीक है, क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा आपका फ्रांसिस डी एल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस डी एल्मीडा। उसका कुछ जगह पे नाम आपको दूसरा भी मिलेगा, जैसे कि फ्रांसिस्को डी एल्मीडा भी बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं उसको? मैं लिख देता हूं, हाँ, उसको बोलेंगे आपके फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ठीक है, इसका नाम कैसे याद करेंगे? इसका नाम सीधे याद करेंगे, पहला ए से स्टार्ट होता है, एल्मीडा। ठीक है, तो जो इसका टाइम पीरियड है वो है 1505।
1505 वो यहां आएगा। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में इसी को कहा जाता है नीले पानी का सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है शांत जल की नीति। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था कि ये लोग बोलते थे कि हम हिंद महासागर में व्यापार करने की आप सबको अनुमति देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपना नौसेना जो नेवी थी इनकी वो बहुत पावरफुल थी, नेवी इनकी बहुत पावरफुल थी। इसलिए ये लोग क्या कहते थे कि हिंद महासागर में आप लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप शांति से करिए, कोई भी इशू नहीं है, शांत तरीके से अगर व्यापार करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। उसी को बोला गया नीले पानी का सिद्धांत, ब्लू वाटर पॉलिसी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इसी के टाइम में एक युद्ध हुआ है, एक वॉर हुई है 1508 में। ठीक है, किस किस के बीच हुई है वो हुई है तीन, एक यूनियन थी जिसके अंदर 3 देश थे, यूनियन मिलिट्री थी। ठीक है, उसके अंदर 3 देशों की मिलिट्री थी और एक तरफ था अल्मीडा। तो इसके अंदर जो 3 देश थे वो आपके कौन कौन से थे? वो था एक आपका गुजरात जो कि इंडिया की मिलिट्री मान सकते हैं, एक आपका मिस्र की मिलिट्री थी और एक आपके तुर्कों की मिलिट्री थी। ठीक है, इन तीनों की मिलिट्री थी क्योंकि मुस्लिम शासक थे यहाँ पर, इन तीनों की मिलिट्री थी। और इसका कौन खड़ा था? अल्मीडा। तो ये लोग इस युद्ध में जीत जाएंगे और ये हार जाएगा। बट 1509 में जस्ट अगेन अगले साल एक और युद्ध होगा, एक और वॉर होगी, जिसमें अब ये तीनों जो सेनाएं हैं, जो यूनियन आर्मी है इन लोगों की, अब ये हार जाएगी और अल्मीडा यहां जीत जाएगा। ठीक है, यहीं से शक्ति अब बढ़ने लगेगी। ठीक, और अब हम ये देखेंगे कि पुर्तगाल अब चीजें बढ़ाने लगेगा, यहाँ पे चेंजेस लाने लगेगा। तो उसका सबसे पहला एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा कि 1509 में एक नया गवर्नर आएगा जिसका नाम होगा अल्बुकर्क। ठीक है, क्या नाम होगा उसका? अल्बुकर्क। ठीक है, और इसी व्यक्ति को, इसी गवर्नर को मेन फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। एक क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाल की शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा आपका अल्बुकर्क। ठीक है, पहला गवर्नर कौन था? तो उसका अल्मीडा। ठीक है, वास्तविक संस्थापक गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। 1509 में आया है और इस व्यक्ति ने ठीक है, ठीक है, इस व्यक्ति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि जो कोचीन था, कोचीन से जो व्यापारिक, जो ट्रेडिंग कैपिटल थी, वो शिफ्ट कर दी। कहां पे? गोवा। गोवा में ट्रेडिंग कैपिटल शिफ्ट कर दी। क्यों? क्योंकि गोवा को इसने जीत लिया 1510 में। ठीक है, गोवा को इसने जीत लिया 1510 में। और किससे जीता गोवा? आदिल शाही से। आदिल शाही जो कि कहां के शासक थे? बीजापुर के। ठीक है, बीजापुर से गोवा जीत लिया गया, पहली चीज। अब जो नई व्यापारिक, जो ट्रेडिंग कैपिटल होगी वो क्या होगी? वो होगी गोवा। अब एक और इसने एक और काम किया कि एक भटकल एरिया है, कर्नाटक का है, भटकल है ना, कहां पड़ता है कर्नाटक में? जैसे आप ये इंडिया देखिए तो ये आपका केरल है, ये जो एरिया है वो है कर्नाटक और यहाँ पे पड़ता है भटकल। ठीक है, ये जो एरिया पड़ता है वो क्या पड़ता है? भटकल। तो इसी एरिया पे विजयनगर साम्राज्य का एरिया था। तो इसने कृष्णदेवराय से परमिशन ली कि यहाँ पे हम किला बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक किला बनाया गया। क्या बनाया गया? भटकल में
एक कॉलोनी बनाई गई, किला बनाया गया, फोर्ट बनाया गया, किला फोर्ट, ठीक है। किससे परमिशन ली? कृष्ण देव राय, है ना, कृष्ण देव राय से परमिशन ली गई और भटकल में एक कॉलोनी बनाई गई। कब? ये बनाई गई है आपकी 1511 में, ठीक है, 1511 में, पहली चीज। फिर आप एक और चीज देखिए कि जो आपका अल्बुकर्क है वो एक काम और करेगा जिसने मतलब उसको खराब भी बनाया, कि उसने कहा कि यहाँ की जो वुमेन्स हैं, इंडिया की जो वुमेन्स हैं, इंडियन वुमेन्स के साथ आप शादी कीजिए, आप मैरिज कीजिए। कौन? पुर्तगाल के मैन, वो शादी करें और क्या करें, यहाँ पे जो बेबी हों वो किसके हों? फिर पुर्तगीज हों, है ना। अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इसने लोगों को पुर्तगाल के मतलब चीजों को प्रोवोक किया, उसको प्रमोट किया कि आप शादी करें यहाँ पे और यहाँ पे रहना स्टार्ट करें, ठीक है, पहली चीज। अब हम ये देखेंगे कि 1515 में एक संत जेवियर भी आए हैं, है ना, संत जेवियर आए हैं। अब इसके बाद एक और जो मेन आपका गवर्नर है वो उसको पढ़ लेते हैं, वो हैं आपके नोनो डी कुहना, नोनो डी कुहना, ठीक है, नोनो दा कुहना बोलते हैं, ठीक है, नोनो दा कुहना। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1529 से 1538। अब इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या है? हमने देखा था 1510 में गोवा जीत लिया गया है। अब ये क्या करेंगे कि कोचीन से अपनी जो कैपिटल है, प्रॉपर कैपिटल, वो शिफ्ट कर लेंगे। सॉरी, कहां पे शिफ्ट कर लेंगे? गोवा। और कौन से ईयर में करेंगे? वो करेंगे 1530 में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ, सॉरी, एक क्वेश्चन आपका यहाँ राइज हुआ कि पहली कैपिटल कौन सी थी पुर्तगीज के, तो उसका आंसर होगा कोची। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कुहना के टाइम में पुर्तगीज की कौन सी कैपिटल थी, तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। और कब बनी? 1530 में। एक काम और देखिए कुहना का ही कि इन्होंने 1534 में जो कृष्णा बेसिन है, कृष्णा रिवर बेसिन, कृष्णा रिवर बेसिन जो है उस पर कंट्रोल किया, उस पर समझौता किया, किसके साथ? एक गुजरात के एक शासक हैं जिनका नाम है बहादुर शाह, ठीक है। उनके साथ इन्होंने एक ट्रीटी की और जो कृष्णा रिवर बेसिन है उसमें इन्होंने कंट्रोल बनाया, उन पर शासन किया, मतलब उस पर कंट्रोल करके व्यापार किया, ट्रेड किया। एक काम और देखिए 1535 में, जो कि क्या है कि एक जगह पड़ती है द्वीप, है ना, द्वीप कहां पड़ता है बताए कोई? तो द्वीप पड़ता है ये एरिया। तो द्वीप पे कंट्रोल कर लिया, है ना, द्वीप पे कंट्रोल कर लिया किसने? आपके नूना मतलब कुहना ने, ठीक है। अब एक पुर्तगीज का ही एक सिस्टम मान लीजिए या उनका एक पॉलिसी मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बिना पढ़ाए कुछ चीज पुर्तगीज की कंप्लीट नहीं हो सकती, जिसका नाम है कॉर्टेस आर्माडा काफिला सिस्टम। कॉर्टेज आमेडा कॉर्टेज आमेडा काफिला पद्धति, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर ये होता था कि जो आपका हिंद महासागर है, जो ये एरिया है, अरब सागर, हिंद महासागर पूरा,
इसमें कोई भी बिना परमिट के व्यापार नहीं कर सकता। और ये परमिट कौन देता था? ये परमिट देते थे पुर्तगीज। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो उस वक्त मुगल बादशाह था अकबर, उसने भी ये लेटर लिया था, ये परमिशन ली थी और उसके बाद व्यापार किया था। तो क्वेश्चन आता है कि किस मुगल बादशाह ने कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति का लेटर लिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, इसी वजह से इन लोगों को एक नाम दिया गया जो कि कहलाया सागर का स्वामी। ठीक है, सागर का स्वामी। ठीक, अब इनके टाइम में कुछ चीजें हुई हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। एक तो 1542 में संत जेवियर आए, है ना, संत जेवियर आए। और 1560 में ईसाई न्यायालय, क्रिश्चियन जो जजमेंट होता था जहां पे, वो बनाया गया, धर्म न्यायालय, है ना, न्यायालय ये बनाया गया। और अब इसके बाद एक चीज और हम देखें कि इन्होंने बहुत सारी चीजें इंडिया को दी हैं, जैसे कि आप पुर्तगीज के द्वारा जो यहाँ पे दी गई है, जो देन मान लीजिए, वो है आपकी, एक तो तंबाकू है, टबैको, है ना, और एक आपका फेस पेंटिंग है, फेस पेंटिंग, छवि चित्र जिसे कहते हैं, है ना। फिर आपका 3D पेंटिंग, है ना, मतलब जो 3D पेंटिंग होती है वो, है ना। एक आपका गॉथिक कला, गॉथिक आर्ट, गॉथिक आर्ट, गॉथिक कला। एक आपका आता है प्रिंटिंग प्रेस, है ना, प्रिंटिंग प्रेस, है ना। और एक आपका आता है एडवांस शिप्स बनाने का कारखाना, एडवांस शिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, जैसे आलू है, आपका मक्का है। ठीक है, तो हमने आज की जो क्लास है उसमें देखा कि क्या रीजंस थे जिस वजह से यूरोपियंस इंडिया आए, और किस रास्ते से फिर पुर्तगीज, मतलब सॉरी, उससे पहले हमने देखा कि किस ऑर्डर में ये लोग आए हैं, मतलब पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फिर फ्रांसीस। फिर हमने ये देखा कि इनकी फॉर्मेशन कब हुई है, इनकी जो मेन कंपनी है उसकी फॉर्मेशन कब हुई है। फिर हमने ये देखा कि इंडिया में फॉर्मेशन की कंपनी की कब हुई है ना। तो 3 चीजें हुई, भारत कब आए, भारत में कंपनी कब खोली, और इनकी मेन कंपनी कब खुली। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, वो सारी देख लें। फिर हमने आज की क्लास में जो एक देश देखा पुर्तगीज, उसके बारे में पूरी चीजें कंप्लीट कर ली। अब आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि हमने जो देश छोड़ दिए हैं अभी, डच, डेनिश और आपका ब्रिटिशर्स, और एक आपका है फ्रांस। तो ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और फिर यही क्वेश्चन हम आगे लगाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये उस जगह पहुंच जाए जिसके लिए हमने लिटरली ये बनाया है, उस गांव, उस मोहल्ले जहां पे चीजें अभी नहीं पहुंच पा रही हैं, है ना, वो जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं बच्चे, उनके लिए। और घर में बैठ के अभी पढ़ना बहुत सेफ है, तो इसलिए घर पे रहिए, कहीं इधर उधर मत घूमिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।